हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, जो कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट से है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट में हम ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। 5 to 6 क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। और आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में? जब हम दो डिफरेंट प्लांट को लेते हैं, डिफरेंट प्लांट से मतलब क्या है कि ऐसे दो प्लांट को सेलेक्ट किया जिनका जीनोटाइप अलग था, डिफरेंट था या डिसिमिलर था, और उन प्लांट्स की हमने क्रॉसिंग कराई, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि फिर जो प्रोजेनी आती है, दो प्लांट की क्रॉसिंग से जो प्रोजेनी आती है या जो सीड्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स या फिर F1 प्रोजेनी। ओके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हाइब्रिडाइजेशन का? कि जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट हो जाए। क्योंकि हमने एक प्लांट लिया जिसके जीनोटाइप अलग था, हमने सेकंड प्लांट लिया जिसका जीनोटाइप अलग था, तो दोनों प्लांट को क्रॉस कराने से जो प्रोजेनी का जीनोटाइप होगा वो डिफरेंट आएगा। तो ऐसे करके जीन्स की वेराइटी बढ़ जाती है। तो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है हाइब्रिडाइजेशन का। क्या प्रोसीजर होता है हाइब्रिडाइजेशन का? सबसे पहले पेरेंट्स को चूज करना होता है, चॉइस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है। अब जब क्या होता है, जैसे दो पेरेंट को क्रॉस कराया प्रोजेनी, एक नई प्रोजेनी, नई वैरायटी बनाने के लिए, तो जो नई वैरायटी बन के आ रही है, ठीक है, उसमें हमें क्या डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए? वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स एटलीस्ट एक पेरेंट में तो होने ही चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक पेरेंट है वो वेल अडेप्टेड हो, प्रूवन वैरायटी हो। किस उसमें प्रूवन वैरायटी हो? जो करेक्टर हमें न्यू वैरायटी में चाहिए ना प्रोजेनी में, उस करेक्टर में वो वैरायटी प्रूवन हो, जो पेरेंट की वैरायटी है। तो वो चीज पेरेंट को, उस हिसाब से पेरेंट को चूज करते हैं। चॉइस ऑफ पेरेंट मैटर करता है। और सेकंड क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स। कि मतलब जो पेरेंट्स चूज किए हैं हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है। क्या चीज? कि उनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स तो स्पेशली हो कि जो डिजीज रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इस तरीके से और भी कैरेक्टर्स को इवैल्यूएट करना। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। ये देखिए इमैस्कुलेशन। आगे के स्टेप्स देखिए क्या होता है। क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है, एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट से क्रॉस कराना है, तो लेकिन सपोज करिए एक पेरेंट है, चाहे वो डायोशियस हो चाहे वो मोनोइशियस हो, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन या अपने आप से पॉलिनेशन नेचर में तो होता ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक प्लांट के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन्स ना आ जाए, या किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स ऐसे ही रेंडमली ना आ जाए, तो उस चीज को हटाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए, एक जो प्लांट लिया उसमें से क्या किया, स्टेमन्स और एंथर्स को रिमूव कर दिया। या फिर अगर स्टेमन और एंथर को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्टली जो पॉलन ग्रेन है उसको किल कर दिया। किस तरीके से? इस तरीके से किया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उस फ्लावर का, उसको कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब डायोशियस प्लांट है, यानी कि दोनों मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, तो भी मेल प्लांट को हम रिमूव कर देंगे वहां से। और मोनोशियस प्लांट है, जबकि एक ही फ्लावर में है दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स, तो मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं प्लांट में से। तो इसमें अब क्या होता है कि जो स्पीशीज है जिसमें फ्लावर्स बहुत लार्ज हैं, तो उसमें तो हैंड इमैस्कुलेशन हो जाता है कि हाथ से आपने एंथर्स को, स्टेमन्स को रिमूव कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे स्पीशीज है, ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर बहुत छोटे हैं, तो हैंड से तो इमैस्कुलेशन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, तो एंथर और स्टेमन को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो फिर उसमें कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ये हैंड इमैस्कुलेशन तो मैंने आपको बता दिया कि हैंड से आप एंथर और स्टेमन को रिमूव कर सकते हैं। जनरली इट इज डन इन द इवनिंग 4 to 6 PM, और 1 day बिफोर द एंथर डिहाइसेस और व्हेन इट बिकम्स मेच्योर। सो अगर ऐसा होता है तो ये तो मिनिमम डैमेज कॉज करता है फ्लावर को, और इजीली इमैस्कुलेशन हो जाता है। लेकिन अगर फ्लावर लार्ज साइज में नहीं है तो क्या होगा?
सक्शन मेथड यूज हो सकता है। सक्शन मेथड में क्या करते हैं कि इमैस्कुलेशन कब किया जाता है, जस्ट मतलब मॉर्निंग में किया जाता है, जैसे ही फ्लावर ओपन होने लगे या फिर अभी ओपन होने से पहले ही, अगर हल्का फुल्का भी उसमें स्पेस है तो उस टाइम पे इमैस्कुलेशन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, या तो ग्लास की ट्यूब या एक थिन रबड़ ले लेते हैं, उसको सक्शन से अटैच करते हैं, फिर उसके बाद प्रेस करके सक करते हैं एंथर्स को। एक बार स्टिग्मा के ऊपर से भी सक कर लेते हैं, ताकि अगर गलती से कोई पॉलन स्टिग्मा के ऊपर आ गए हैं तो वो पॉलन्स को भी ये सक्शन से हम रिमूव कर सकें, ताकि उसी प्लांट के पॉलन से स्टिग्मा पे पॉलिनेशन ना हो जाए। जो दूसरे प्लांट के दूसरे पेरेंट के पॉलन ग्रेन हमें लेकर आने हैं हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, हम सिर्फ उसी पॉलन ग्रेन को लेकर आए और स्टिग्मा पे स्प्रेड करें। हॉट वाटर इमैस्कुलेशन भी कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितने टाइम तक के लिए हॉट वाटर देना है उस फ्लावर को, ताकि इमैस्कुलेशन हो जाए। तो अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है, जैसे कि सॉर्गम के लिए 42 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए उस वाटर का, और 10 मिनट्स तक अगर ट्रीट करेंगे फ्लावर को तो इमैस्कुलेशन हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स वहां पर किल हो जाएंगे। ऐसे ही राइस के लिए दे रखा है 40 टू 44 डिग्री सेल्सियस है, वो भी 10 मिनट्स के लिए। अल्कोहल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये बहुत ही रेयरली यूज्ड मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि फ्लावर्स को डायरेक्टली, या फिर इन्फ्लोरेसेंस, पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस भी ले सकते हैं, उसको डायरेक्टली अल्कोहल में क्या करते हैं, इमर्स करा देते हैं। ठीक है, कितने टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन भी सूटेबल होनी चाहिए कि कितना % अल्कोहल। ठीक है, जब एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर हॉट वाटर से उसकी रिंसिंग कराते हैं, उसको वॉश कर लेते हैं उसको हॉट वाटर से। उसके बाद कोल्ड ट्रीटमेंट भी एक ऐसा केस है, लेकिन कोल्ड ट्रीटमेंट उतना ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि राइस के केस में 0 to 6 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, तो वो पॉलन ग्रेन्स को किल करता है विदाउट अफेक्टिंग गायनोशियम। दिस इज इन द केस ऑफ राइस। केमिकल इमैस्कुलेशन की अगर अब बात करें तो बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं इमैस्कुलेशन के लिए, जैसे कि सोडियम मिथाइल आर्सिनेट, एथिफॉन, हाइब्रेक्स एक्सेट्रा, ये कुछ केमिकल हाइब्रिडाइजिंग सब्सटेंस हैं। बैगिंग एक प्रोसेस होता है, जैसे इमैस्कुलेशन तो कर दिया, एंथर और स्टेमन को रिमूव कर दिया और पॉलन ग्रेन को रिमूव कर दिया, लेकिन अगर उस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता होगा तो बाहर से किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आकर वहां पर स्टिग्मा पे ना ना आ जाए, ना वहां पे स्टिग्मा पे ना आ जाए, ताकि ऐसी रैंडम पॉलिनेशन ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैगिंग करते हैं। बैगिंग करते हैं, फ्लावर्स को, इन्फ्लोरेसेंस को एक सूटेबल बैग में इनक्लोज कर देते हैं, रैंडम बाहर के पॉलन ग्रेन से बचाने के लिए। ठीक है, और बैग, ताकि पॉलन्स की जो है प्योरिटी मेंटेन रहे। पॉलिनेशन के टाइम पे हमने जिस प्लांट के पॉलन को यूज करना है पॉलिनेशन कराने के लिए, उसी पॉलन को यूज किया जाए, दूसरे पॉलन वहां पर स्टिग्मा पे आकर अटैच ना हो। तो बैग्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बटर पेपर एंड फाइन क्लॉथ्स। तो उन बैग से क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं, ताकि प्लांट्स को हम रैंडम पॉलन से बचा पाए। जो बैग्स टाई करते हैं, फ्लावर्स के बेस पे टाई करते हैं, फ्लावर्स के स्टॉक पे, विद द हेल्प ऑफ पिन्स और वायर्स। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि फ्लावर में फंगस लगने का डर रहता है, तो टू प्रिवेंट द फंगस, वो बैग्स जो होते हैं उनको हम 2-3 डेज आफ्टर द पॉलिनेशन रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टैगिंग। जैसे ही एक सूटेबल प्लांट के पॉलन को लेकर स्टिग्मा पे हमने उसको वहां पे स्प्रेड किया और पॉलिनेशन इंड्यूस करा दिया, उसके बाद क्या होता है कि वो जो हाइब्रिड हमारे पास बन रहा है उसकी टैगिंग करते हैं, टैग्स लगा देते हैं उसके ऊपर। टैग्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि इमैस्कुलेशन किस डेट में हुआ था, पॉलिनेशन किस डेट में हुआ था, और फीमेल और मेल प्लांट जो यूज किए थे उसके नेम्स क्या थे। तो ये प्रोसेस आता है टैगिंग में। इसके बाद देखिए पॉलिनेशन क्या है कि जो भी प्लांट्स के पॉलन हमें यूज करने हैं, तो उसमें फ्रेशली डिहाइज्ड एंथर से पॉलन कलेक्ट करते हैं, जो मेल प्लांट पेरेंट है उससे पॉलन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी डस्टिंग करा देते हैं स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, जिस फ्लावर को हमने इमैस्कुलेट किया था, जिस फ्लावर से हमने मेल के ये एंथर और स्टेमन हटा दिए थे, उस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके हमने डस्टिंग कर दी पॉलन ग्रेन्स की। कौन से पॉलन ग्रेन की, जो डिजायरेबल प्लांट से हमने कलेक्ट करे हैं। किस तरीके से हो सकते हैं कि पॉलन ग्रेन को एक बैग में बंद किया, उसके बाद उसको डायरेक्टली स्टिग्मा के ऊपर लाके डस्टिंग करा दी। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि पॉलन ग्रेन को लिबरेट किया और स्टिग्मा पे कैसे अप्लाई किया, जैसे जो पेंटिंग करने वाले ब्रश होते हैं, कैमल हेयर ब्रश, या फिर किसी पेपर की हेल्प से, या फिर फॉर्सेप या टूथपिक की हेल्प से हमने एंथर को लिया और स्टिग्मा पे डस्ट कर दिया।
या फिर एंथर्स को हम कलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली स्टिग्मा के ऊपर ऐसे ही बर्स्ट कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मेल इन्फ्लोरेसेंस की पूरी स्पाइक ले आते हैं और उसकी फिर डस्टिंग कराते हैं, उसको शेक करते हैं इमैस्कुलेटेड इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, ताकि जो एंथर्स हैं वो अपने आप से बर्स्ट हो जाएं, एंथर डिहाइस हो जाए। जब एंथर डिहाइस होने वाला होगा उस टाइम पे एंथर की शेकिंग करेंगे इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स के ऊपर, ताकि उसमें से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अपने आप से फीमेल प्लांट पार्ट स्टिग्मा के ऊपर आके डस्ट हो जाए। एक बार जब पॉलिनेशन हो गया उसके बाद जो सीड्स डेवलप होंगे F1 जेनरेशन के, F1 वैरायटी के, तो उसको बोलेंगे F1 सीड्स। उन सीड्स को हम ड्राई करेंगे, प्रॉपरली स्टोर करेंगे, ताकि उसमें से जो है इंसेक्ट्स, पेस्ट और कंटामिनेशन से हम उन सीड्स को बचा पाए। क्या डिफिकल्टीज आती हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इस चीज का ध्यान रखना होगा। रेजिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशंस, मतलब कि बार बार अगर क्रॉस कराया, ठीक है, क्योंकि एक बार क्रॉस कराने से तो पता चलेगा नहीं हाइब्रिड वैरायटी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। सेवरल क्रॉस कराते हैं, लार्ज सेग्रीगेटिंग जनरेशंस रेज करते हैं देखने के लिए, तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत मनी चाहिए होता है, बहुत लेबर, लैंड, तो ये सब चीजें ये डिफिकल्टी आती है हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरी चीज, हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशंस, यानी कि जो जनरेशंस आपके पास आई हैं तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स तो इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो हैंडलिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। थर्ड थिंग, एडवांस प्लानिंग। ये जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे पहले हमने 2 पेरेंट्स सेलेक्ट करे, उसके बाद क्रॉसिंग कराई, उसके बाद ये इमैस्कुलेशन, बैगिंग, जो हाइब्रिड सीड्स आए उनको चेक किया, ये सब कोई 1-2 दिन के काम नहीं है। इट टेक्स लॉट मेनी ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स के टाइम इसमें लग जाते हैं, तो इसलिए एडवांस प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आज के टाइम पे न्यू वैरायटी की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसा नहीं है कि न्यू वैरायटी एकदम से बन जाएगी। एटलीस्ट 8 to 9 ईयर्स पहले उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई होगी, तब वो वैरायटी डेवलप होगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ लिया है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या प्रोसीजर है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, हमने हर चीज़ पढ़ी है, और हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्लास में म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट जो है पूरी कवर करेंगे। थैंक यू।